हेलो एवरीवन, वेलकम टू इप्सो केमिस्ट्री। मैं हूं प्रतीक और कल हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या टॉपिक चालू किया था, तो हम उसी का आगे पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने कल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं वो पढ़ा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है केमिस्ट्री में हमको वो काम आएगी, तो उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव प्रॉपर्टी। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और डिराइव प्रॉपर्टीज। तो ऐसे दो टाइप हमारे पास होंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज होगी जिनकी वैल्यू आपको इजीली मिल सकती है, या फिर उनको फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो डायरेक्टली हम मेज़र कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। लेकिन डिराइव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हम क्या करते हैं, उसको डिराइव करना पड़ता है। डिराइव मतलब थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फार्मूला रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई फार्मूला होगा उस प्रॉपर्टीज़ का, वो फार्मूले में हम जब उनकी वैल्यू पुट आउट करेंगे, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन जो भी करना है वो करके इनकी वैल्यू आएगी। तो ये जो डिराइव प्रॉपर्टीज़ है वो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उनको निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत होंगी। और ये डिराइव प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं है, तो आप डिराइव प्रॉपर्टीज़ निकाल नहीं सकते हो। लेकिन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ डिराइव प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, ये डिपेंड होगी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पे। तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ डिराइव फ्रॉम fundamental properties। इट इज डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अब अगर इसके एग्जांपल दूं मैं, तो इसका एग्जांपल क्या आएगा? लेंथ। ठीक है, लेंथ अगर मेजर करना है तो आपको डायरेक्ट आपके पास एक रेफरेंस होता है उसका। फॉर एग्जांपल आपके पास मेट्रिक स्केल है, स्केल का यूज़ करके आप इस चौक की लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आपका मास है। ठीक है, मास कैसे निकालोगे? आपके पास अगर वेट करना है आपका, तो क्या करोगे आप? ठीक है, डायरेक्टली एक अपने को वेट मीटर मिलता है, वहाँ पे खड़े हो जाओगे तो आपको वेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। वैसे ही टाइम भी आप डायरेक्टली वॉच देख के आप पता लगा सकते हो। ठीक है, वैसे ही टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एक्सेट्रा, मतलब कुल मिला के 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है। उनमें से मैं कुछ आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। टेम्परेचर को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो थर्मोमीटर का यूज़ करके। सो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको आपको मेजर करने के लिए किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन या फिर फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इनको होती है। इनका भी एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, इनके लिए कुछ फार्मूला होगा, उनको निकालने के लिए कुछ फार्मूला होगा। जब आपको फोर्स की वैल्यू पता होगी, जब आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता होगी, तभी आप वर्क को निकाल सकते हो। मतलब वर्क इज डिपेंड ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ये किसी पे भी डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी डिराइव प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। सब डिराइव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं पहले तो आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की एक लिस्ट दूंगा, उसके बाद जो केमिस्ट्री के लिए अपने को इम्पोर्टेंट है वो डिराइव प्रॉपर्टी भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर उनका सिंबल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कौन से सिंबल से उसको हम डिनोट करेंगे, और उसके बाद उसका एसआई यूनिट क्या होगा, और फिर उसका बाद उसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो ये बातें हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब 7 ही है। पहली होती है लेंथ, ठीक है। दूसरी होती है मास, तीसरी होती है टाइम, फिर फोर्थ जो है टेम्परेचर वगैरह लिखते हैं, लेकिन मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखूंगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट आता है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है। फिलहाल ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का उतना कुछ ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये 6 प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप इसकी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इनके सिंबल क्या होंगे। लेंथ जो है हम जनरली एल, ठीक है, एल से उसको हम इंडिकेट करते हैं। उसके बाद मास को हम एम से इंडिकेट करेंगे, टाइम को हम टी से इंडिकेट करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को हम टी कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से इंडिकेट करेंगे, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को हम आई वी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट याद रखिए, ये आई वी से इंडिकेट होता है, वो आई से इंडिकेट होता है, ठीक है। तो ये हो गए उनके सिंबल क्या होगा। अभी उनका ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है, ठीक है। ऐसा यूनिट को ही हम एमकेएस यूनिट ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। अब एमकेएस क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। पहले क्या हुआ था कि अलग अलग देशों में जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट्स को यूज़ किया जाता था। कोई पाउंड में यूज़ करता था, ठीक है, कोई किलोग्राम में यूज़ करता था, ठीक है, कोई फुट में, कोई इंच में, ठीक है, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई मिलीमीटर में, ऐसे अलग अलग यूनिट वो यूज़ कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि जितने भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, सब जो अपना डाटा है वो एक ही यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सब एक ही यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ऐसा यूनिट आया जो कि एमकेएस जो यूनिट सिस्टम है उसका स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि लेंथ जो है ऐसा यूनिट में हम उसको मीटर में मेज़र करते हैं, और सीजीएस में सेंटीमीटर में, ठीक है। मास जो है यहाँ पे किलोग्राम में यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ग्राम में, ठीक है। टाइम जो है यहाँ पे भी सेकेंड, और यहाँ पे भी सेकेंड में ही मेज़र किया जाता है। टाइम का यूनिट चेंज नहीं होगा किसी भी सिस्टम में। एफपीएस भी है, एफपीएस फुट, पाउंड और सेकेंड, तो वहाँ पे भी सेकेंड ही है, ठीक है। तो सेकेंड जो होगा, मतलब टाइम का जो यूनिट है वो कौन से भी यूनिट सिस्टम में चेंज नहीं होता है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल, उसको मोल में ही हम इंडिकेट करेंगे। मोल को मोल भी लिख सकते हो, ठीक है, और ये सेम यूनिट है सीजीएस का भी। अब टेम्परेचर को हम केल्विन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और ये होता है उसका डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हम एम्पियर में, ठीक है,
और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जो कैंडेला में हम यूज़ करते हैं। इनका सीजीएस यूनिट नहीं देखा जाता है, ठीक है, उतना इनका सीजीएस यूनिट का इस्तेमाल नहीं होता है। ये 4 जो क्वांटिटी है उनका सीजीएस यूनिट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये चार्ट आप अच्छे से बना लीजिए और इसको अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए इसके बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ का सिंबल क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका सीजीएस यूनिट क्या है। अब सीजीएस यूनिट मैंने इसलिए लिख के दिया है क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होंगे आपके वो सीजीएस यूनिट के फॉर्म में होंगे। उनका जो डाटा दिया होगा वो सीजीएस यूनिट के फॉर्म में दिया होगा, लेकिन आपको आंसर वो एसआई यूनिट के फॉर्म में पूछ सकते हैं या फिर पूछेंगे मोस्टली। तो तब आपको उसका सीजीएस यूनिट किसका क्या है, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी का कौन सा सीजीएस यूनिट है ये पता होना चाहिए। तो ताकि हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हमें कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा और कुछ वैल्यूज़ है नैनो माइक्रो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो उसके साथ ही यूनिट कन्वर्जन कैसा होता है वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप ये चार्ट बना लीजिए। होप कि आपने टेबल बना लिया होगा। अब हम देखते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ या फिर प्रॉपर्टीज़ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिराइव क्वांटिटीज़ भी एक वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक नया कॉलम आएगा फार्मूला, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जो है या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। उनको डिराइव मतलब उनको लाने के लिए कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती है, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको फार्मूले की ज़रूरत होगी। तो देखो मैं लिस्ट बना रहा हूँ। पहला होगा एरिया, और एरिया को हम यहाँ पे हम सिंबल देंगे। आप ए से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर स्क्वायर के लिए होगा, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, ठीक है, उसके लिए होगा। अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये सर्कल के लिए होता है। अब उसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आया, लेंथ जो है वो भी मीटर में है, ब्रेथ मतलब लेंथ ही है ना, दोनों तो लेंथ है, ये भी मीटर में वो भी मीटर में, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे उनका यूनिट आएगा। दूसरा होता है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को हम V से इंडिकेट करेंगे। इनका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सर्कल के लिए क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये स्पीयर के लिए होगा, ठीक है, सॉरी स्पीयर बोलेंगे उसको, अभी तो वो सर्कल नहीं रहा। सर्कल मतलब 2 डायमेंशनल जो होता है वो सर्कल होगा। ये स्क्वायर मतलब क्यूबिक बॉक्स या फिर क्यूबॉइड बॉक्स, ठीक है, क्यूबिक या फिर क्यूबॉइड बॉक्स जो होगा, स्क्वायर बॉक्स जो होगा उसके लिए होगा। अब इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड जो प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो है वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी जो है उसको भी हम V से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को आप कैपिटल V से कर लो। फिर वेलोसिटी का फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आप S से इंडिकेट कर सकते हो, टाइम को T से। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी लेंथ ही है। पहले पार्टिकल कहाँ था, अभी पार्टिकल कहाँ है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस जो होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और वो भी एक लेंथ है, ठीक है। तो इसलिए उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। फोर्थ जो अपने पास क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन को हम ए से इंडिकेट करेंगे। उसका जो फार्मूला होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम,
अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम वैसे के वैसे। अब ये टाइम नीचे चल रहेगा, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम। टाइम इंटू टाइम मतलब टाइम का स्क्वायर। अब उसका यूनिट निकालो, डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में निकालते हैं, टाइम का स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है फिफ्थ, वर्क, या फिर हम फोर्स लिखते हैं। ठीक है, पहले हम फोर्स पढ़ते हैं। फोर्स को हम F से इंडिकेट करेंगे, और इसका फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका यूनिट कैसे निकालोगे, मास क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट तो अभी आपको पता है, तो उसको पुट आउट कर दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम न्यूटन ही बोलेंगे। अब इसका आप सेंटीमीटर में CGS में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये उसका यूनिट हो जाएगा। अब छठी क्वांटिटी है वर्क। W से इसको इंडिकेट करो। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब D से इंडिकेट करें, या फिर S भी लिख सकते हो। ठीक है, S भी लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट है ये। अब इसका क्या आएगा, फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये होगा न्यूटन मीटर। इसी को हम जूल भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो न्यूटन का तो आपको पता है क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो लिख दो यहाँ पे, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर है, मतलब मीटर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। कैसे, न्यूटन को पहले हमने लिख दिया, तो न्यूटन की वैल्यू क्या थी, ये थी, देखो न्यूटन की वैल्यू ये थी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने मीटर को उससे मल्टीप्लाई करना है, मीटर जब CGS में जाएगा तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसलिए सेंटीमीटर तो पहले से एक था, फिर से मीटर को उसको न्यूटन से मल्टीप्लाई करना है, तो सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमको लगेगी। इसको आप चार्ट बना लीजिए, और प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है अपने पास, अभी हमारा वर्क हो गया था, नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी दो टाइप की है, एक है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं उसको नीचे लिखता हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को आप KE, यानी यही उसका सिंबल है, KE आप लिख सकते हो, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लीजिए। कोई कोई काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ K या E से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी K से ही इंडिकेट करूँगा, ये याद रखिए। और दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को भी कोई कोई V से इंडिकेट करता है। ठीक है, V से इंडिकेट करता है, लेकिन याद रखना आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट में V ऐसे, तो इसको आपको उतना ध्यान नहीं देना है कि पोटेंशियल एनर्जी को तो हम P से इंडिकेट करते थे, ये V से इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उससे जो डाटा आता है फिर उससे सॉल्व करेंगे, सिर्फ सिंबल की तरफ नहीं जाएंगे, जो लिखा है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। ठीक है, मास
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच यानी हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी की वजह से आएगी, मतलब जो अर्थ है उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो सेंटर है अर्थ, वो क्या करता है, जो ऊपर से कोई भी चीज़ गिर रही है तो उसको वो एक्सेलरेट करके जल्दी जल्दी नीचे लाती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ा देती है। तो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई आपको प्रॉब्लम में 10 डायरेक्टली वैल्यू दे सकता है, तो ये आपको अगर दी है प्रॉब्लम में तो उसके हिसाब से यूज़ करेंगे, अगर नहीं दी है तो हम यही वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दोनों मैंने बताया था जो वर्क है और ये दो रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि वर्क और इनका जो यूनिट है वो सेम है, इसलिए इनका भी यूनिट जूल, इसका भी यूनिट जूल ही होगा। अब सीजीएस का जो यूनिट है हमने लिख लिया था, उसका कुछ काम नहीं है, ये जूल में ही आपको देंगे। इसका सीजीएस यूनिट, इसको अर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, अर्ग में आपको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है प्रेशर, ठीक है, उसको पी से इंडिकेट करेंगे। उसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और उसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो उसको बोलेंगे हम। न्यूटन को डाइन भी लिखते हैं, डाइन उसका सीजीएस यूनिट होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद रखिए। न्यूटन यानी डाइन, उसका न्यूटन का सीजीएस यूनिट है। अब दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी को आप रो से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला होता है, ठीक है, मास पर वॉल्यूम, ठीक है। उसको मास को हम केजी से इंडिकेट करेंगे और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मोलर क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मेजर करते हैं, एन उसको देते हैं। तो यहाँ पे अगर मोलर मास है, आपको ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो मोलर मास जो है, मोलर मास यानी क्या होगा? उसको हम एम, कैपिटल एम से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और मोलर मास यानी होता है नंबर ऑफ, मतलब मास पर मोल, ठीक है। तो मतलब एक मोल के पीछे उसका कितना मास होगा, शायद आपको इसका कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं आपको आगे ये बताने वाला हूँ। तो आप बस इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मोल या फिर ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आप याद रखिए। उसके बाद इसका आप बना लीजिए, मैं और दो क्वांटिटी है जो इम्पोर्टेंट है तो वो बताता हूँ। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मोलर वॉल्यूम, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मोलर वॉल्यूम को हम V से इंडिकेट करेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम C से इंडिकेट करेंगे। अब इन दोनों में आप रिलेशन याद रखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, या फिर मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मैं इसको Vm कर देता हूँ, ठीक है, और इसको Cm, मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको समझ में आ जाएगा। इज अ रेसिप्रोकल ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये आप उनका रिलेशन याद रखेंगे। मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि एक मोल का हम सब सब्सटेंस लेते हैं तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब 1 मोल क्या होता है वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो इसको अब याद रख लीजिए कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि जब कोई भी हम सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, तो वो सब्सटेंस गैस के फॉर्म में होता है मोस्टली, तो वो 1 मोल सब्सटेंस लेने के बाद उसका वॉल्यूम
कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम को, अभी ये तो सिंबल हो गया, उसका कुछ फार्मूला तो नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम पर मोल। और जैसे कि इसका रेसिप्रोकल मैंने बोला था, इसको क्या लिखोगे आप, मोल पर वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब इनका ऐसा यूनिट देखो, नंबर ऑफ वॉल्यूम को हम लिखते हैं मीटर क्यूब, और इसको लिखेंगे मोल, और इसको लिखोगे आप ऊपर मोल, नीचे रहेगा मीटर क्यूब, ठीक है। सीजीएस में आपको बस मीटर का सेंटीमीटर कर देना है, ठीक है। तो ये है अपने डिराइव क्वांटिटीज। इतना क्वांटिटीज़ आपको याद करना है, ये क्वांटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो आपको केमिस्ट्री में आगे के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, इतने फार्मूले और इतनी क्वांटिटीज़, उनके यूनिट, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ो और इनका फार्मूला यूनिट सब याद कर लो, ठीक है। अगर आप ये कर लोगे तो आपको आगे के लिए जो केमिस्ट्री पढ़नी है उनमें आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा, जो कोई भी टॉपिक अगर हम चालू करते हैं तो इतना आप कर लीजिए।